मैंने दूसरा तावीज़ इस ख्याल से उसके बाजू पर बांधा था कि अगर पहले वाले तावीज़ पर उसकी कोई भी गुफ्तगू रिकॉर्ड न हुई हो तो दूसरा तावीज़ ये फरीज़ा अंजाम दे। न्यामपली के जाने के बाद मैं जानबूझकर कुछ देर तक यूं ही बैठा श्लोक पढ़ता रहा, फिर उठा, अपने बेडरूम में जाकर अपने एजेंट को फोन किया। घंटी बज रही थी, मालूम होता था कि वो मेरी तरफ चल पड़ा है। मैंने रिसीवर रख दिया और नशिस्त गाह में आकर सामग्री के आगे आलती पालती मारकर बैठ गया। न्यामपली के बाजू से उतारा हुआ तावीज़ मैंने संदूकची में रख लिया था। वक्त गुजरता चला गया। जब रात के 8 बज गए तो मैं उठकर किचन में गया, कॉफी और सैंडविच बनाए। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने किचन से निकलकर दरवाजा खोला तो वो हैट को आगे करता हुआ कमरे में घुस गया। दरवाजा लॉक कर दो, उसने मेरे बेडरूम की तरफ बढ़ते हुए कहा। बेडरूम में पहुंचकर उसने पूछा क्या वो आया था। मैंने कहा हाँ। वो बोला तावीज लाओ। मैं संदूकची में से तावीज निकाल कर उसके पास ले आया। उसने तावीज खोलकर छोटे से कैप्सूल जितना माइक्रो टेप रिकॉर्डर निकाला और सफेद कागज में लपेट कर अपनी जेब में रख लिया। तावीज को उसी तरह बंद करके मेरे हवाले कर दिया। बोला इसे उसी जगह संदूकची में डाल दो और मेरे जाने के आध घंटे बाद ठिकाने पर आ जाओ। वो चला गया। आध घंटे बाद मैंने भी कपड़े बदले, जैकेट के ऊपर रेनकोट पहना, सर पर झुके हुए छज्जे वाला हैट और जेब में भरा हुआ पिस्तौल रखा और खुफिया ठिकाने की तरफ चल दिया जो पेरिस के मज़ाफात में एक तहखाने की शक्ल में था। ये एक ऐसे गड्ढे के पास बनाया गया था जहां शहर का सारा कूड़ा करकट लाकर डंप किया जाता था। मैं वहां पहुंचा तो एजेंट पहले से मेरा मुंतजिर था। उसकी मुस्कुराहट से मुझे यकीन हो गया कि हम अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। मेज पर एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ था। देखने में वो छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो लगता था, लेकिन हकीकत में वो इंतहाई पेचीदा टेप रिकॉर्डर था। एजेंट ने न्यामपली के तावीज में से निकाला हुआ कैसेट रिकॉर्डर टेप में लगा रखा था। जब मैं उसके करीब एक खाली खोखे पर बैठ गया तो उसकी मुस्कुराहट संजीदगी में तब्दील हो गई। उसने ट्रांजिस्टर का बटन दबा दिया। टेप रिकॉर्डर में से एक नाकाबिले फहम जबान में सिग्नल सुनाई देने लगे। मैं समझ गया कि यही उस पाकिस्तान दुश्मन खुफिया इंडियन तंजीम का कोड है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मगर मैं बड़े गौर से इन सिग्नल्स को सुन रहा था। ये सिग्नल एक मुकालमे की शक्ल में दोनों तरफ से दिए जा रहे थे। इसका दौरानिया 1 मिनट 35 सेकंड का था। एजेंट ने रिकॉर्डर बंद कर दिया और जेब से सिगार निकाल कर सुलगा लिया। बोला ये इस तंजीम का खुफिया कोड है। इन सिग्नल्स का तबादला पेरिस और जम्मू के दरमियान हो रहा था। मैंने पूछा क्या तुम इन्हें समझ गए हो? वो अपनी छोटी मूंछों पर उंगली फेरने लगा। बोला इसका समझना इतना आसान नहीं, ये बड़ा पेचीदा कोड है, इसके लिए मुझे वक्त दरकार है। वैसे अपने मंसूबे में हमें 99% कामयाबी हासिल हो गई है। अब सिर्फ इस कोड को डिकोड करना बाकी रह गया है। ये भी मैं कुछ दिन में कर लूंगा। उसने बारीक टेप रिवाइंड करने के बाद दोबारा बटन दबा दिया। वही सिग्नल फिर सुनाई देने लगा। उसने एक जगह टेप बंद कर दिया। बोला क्या तुम इस आवाज को पहचानते हो जो आवाज पेरिस से सिग्नल दे रही थी? उसने टेप को जरा पीछे करके दोबारा चलाया। मैं जबान तो नहीं समझ रहा था, मगर आवाज मैंने पहचान ली। ये न्यामपली की आवाज थी। जब मैंने उसे बताया कि ये न्यामपली की आवाज है तो उसकी आंखों में एक चमक सी नमूदार हुई। मेरे कांधे पर हाथ रखकर बोला मेरे दोस्त, अब कोई तखरीबकार पाकिस्तान में दाखिल होकर तखरीबकारी नहीं कर सकेगा। हम इन वतन दुश्मनों को इन्हीं की सरजमीन में दफन कर देंगे। वो उठ खड़ा हुआ। उसने टेप रिकॉर्डर को बंद करके बरसाती की जेब में डाला और कहने लगा, तुम चले जाओ, जिस तरफ से आए हो उस तरफ से शहर में दाखिल मत होना। मैं कल रात तुम्हें खुशखबरी सुनाने आऊंगा। मैं तहखाने से बाहर निकलकर ट्रैश के गढ़ों के करीब से होता हुआ दूसरी तरफ से शहर की तरफ चल दिया। अब मैं बेचैनी से दूसरी रात का इंतजार कर रहा था। मुझे यकीन था कि अपना एजेंट दुश्मन के कोड को डिकोड कर लेगा और हम दुश्मन के कोड से वाकिफ हो जाएंगे, क्योंकि इतना मुझे बता दिया गया था कि ये एजेंट सिग्नल्स की खुसूसी डिसाइफरिंग ट्रेनिंग ले चुका है और अपने काम में बड़ा माहिर है। वो दूसरी रात 11 बजे के करीब आया। उसका चेहरा ही बता रहा था कि उसने दुश्मन के कोड को डिकोड कर लिया है। हम बेडरूम में बैठ गए। उसने जेब से एक स्याह रंग की नोटबुक निकाल कर खोली, जिसके 6 सफ़ों पर उन सिग्नल्स की उर्दू इबारत लिखी थी जिनका तबादला दुश्मन तंजीम के दरमियान हुआ था। इनमें जम्मू सिग्नल्स हेडक्वार्टर को पैगाम दिया गया था कि 6 तखरीबकारों की ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है और उन्हें फलां तारीख को फ्रांस से दिल्ली रवाना कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया था कि हम फलां तारीख को तखरीबकारों को दिल्ली से वसूल करके वहीं से उन्हें एक खुसूसी तैयारे में सवार करके जम्मू की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर देंगे। इस दौरान 4 इंडियन कमांडोज के नाम और उनके
कोड वर्ड बताए गए थे जिन्हें जम्मू बॉर्डर की पहाड़ियों में खुफिया जगह पर उन 6 के 6 इंडियन तखरीबकारों को वसूल करना और उन्हें अपनी रहनुमाई में पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाना था। इन सिग्नल्स में वो कोड भी बताया गया था जो ये तखरीबदार इस्तेमाल करेंगे। मैंने इस कामयाब और बेमिसाल मार्के पर अपने एजेंट को मुबारकबाद दी। उसने कॉपी बंद करके बरसाती की अंदरूनी जेब में रख ली, फिर बोला हमें इन तखरीबकारों को बॉर्डर क्रॉस करने से पहले पहले ख़त्म करना होगा। तखरीबकारों की टीम की रवानगी की तारीख 10 रोज़ बाद की थी। ये बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि मुझे बहरहाल न्यामपली की तावीज़ को दूसरी बार बदलने के लिए पेरिस में मुकीम रहना था। ये बात बहुत ज़रूरी थी। मेरे अचानक फ्लैट छोड़ जाने से न्यामपली को शक पड़ सकता था और बहुत मुमकिन था कि वो तखरीबकारों की टीम की तारीख और उनके ड्रॉप की जगह तब्दील कर देते। एजेंट ने इस दौरान मुख्तलिफ नामों से इंडियन एयरलाइंस की एक फ़्लाइट में पेरिस से दिल्ली तक की 2 नशिस्तें मखसूस करवा लीं। हफ्ते के बाद न्यामपली दूसरी बार तावीज़ बदलवाने मेरे फ्लैट पर आया। मैंने उसी तरह उसकी आव भगत की और तावीज़ खोल कर उसकी जगह एक ऐसा तावीज़ बांध दिया जिसमें माइक्रो टेप कैप्सूल नहीं था। मैंने उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, अब उसे मजीद तावीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मनहूस सितारे मंगल का असर उस पर से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है और वो कृष्ण भगवान के शरण में आ गया है। न्यामपली मुतमईन होकर वापस चला गया। मैंने अपना एक मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। अब मुझे अपने एजेंट के साथ 2 रोज़ बाद इस मिशन के सबसे अहम मरहले को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पेरिस से दिल्ली रवाना होना था। चुनाचे एक रोज़ मैं अपने एजेंट के साथ पेरिस को खैरबाद कहकर इंडियन एयरलाइंस के जंबो जेट में दिल्ली की तरफ परवास कर गया। अगरचे दिल्ली में मेरा दाखिला खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन मैंने अपना हुलिया काफ़ी तब्दील कर लिया था। नाक और भवों की थोड़ी सी सर्जरी के बाद अब मुझे इतनी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था। दिल्ली में हमने अलग अलग होटलों में एक रात क़याम किया और दूसरे रोज़ सुबह सवेरे बजरिया तैयारा जम्मू परवास कर गए। वहाँ भी हम अलग अलग होटलों में ठहरे, लेकिन हमें मालूम था कि वहाँ से किधर जाना है और कहाँ जाकर एक दूसरे से मिलना है। खुफिया सिग्नल्स के मुताबिक तखरीबकारों को जम्मू की सरहदी पहाड़ियों के खास इलाके में एक दिन बाद रात के 1 बजे ड्रॉप किया जाना था। हम दोनों उसी दिन दोपहर के वक्त पहाड़ी इलाके में पहुंचकर एक दूसरे से मिल गए। हमने जम्मू के देहातियों जैसा लिबास पहन रखा था। मैंने देखा कि एजेंट के साथ एक अजनबी नौजवान भी डोगरों के देहाती कपड़ों में मलबूस चला रहा है। उसने अपने सर पर सूखी लकड़ियों का गट्ठा उठा रखा था। मैं जल्दी से एक टीले के पीछे हो गया। टीले के करीब आकर अपने एजेंट ने खुफिया अल्फाज में मुझे आवाज़ दी। मैं ओट में से निकलकर उसके सामने आ गया। उसने अजनबी नौजवान से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, इस नौजवान को तुम अलिया कहकर पुकार सकते हो। ये एक कश्मीरी मुजाहिद कमांडो है जो कश्मीर पर काबिज भारतीय आमरीत के खिलाफ अपने लाखों कश्मीरी मुजाहिदों के साथ नबरदाजमा है। ये अपना ही आदमी है और हमारी मदद करेगा। अलिया एक गोरा चिट्टा मजबूत जिस्म का कश्मीरी मुजाहिद था। वह हमें टीले की एक जानिब एक कुदरती गार के अंदर ले गया। जहां उसने लकड़ियों का गट्ठा खोला तो उसमें से 3 शॉट गन्ने और मैगजीन निकले। एक पोटली में 3 साइलेंसर भी थे जिन्हें हमने शॉट गनों की नालियों पर लगा दिया। शॉट गनों में मैगजीन चढ़ा दिया गया। वहां से वो मकाम करीब ही था जहां उस रात 1 बजे 6 तखरीबकारों को जहाज से ड्रॉप किया जा रहा था। एजेंट देहाती बनकर कुल्हाड़ी हाथ में लिए सूखे दरख्तों की लकड़ियां काटने के बहाने वो जगह जाकर देखा था। वहां उस वक्त कुछ भी नहीं था। चारों कमांडोज को रात के वक्त वहां आना था, जिन्होंने 6 तखरीबकारों को पैराशूटों की मदद से उतरने के बाद आगे ले जाकर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाना था। एजेंट ने हमें अच्छी तरह समझाया कि हमें वहां रात का अंधेरा होते ही कहां कहां मोर्चा संभालना होगा और हमें क्या कुछ करना होगा। यूं ही शाम का सुरमई झटपटा रात की तारीकी में बदला, हम गार से निकलकर खुफिया जगह की तरफ चल पड़े और छुप कर बैठ गए। अब हमें उन कमांडोज का इंतजार था जिन्हें वहां आकर तखरीबकारों को वसूल करना था। अंधेरा इर्द गिर्द की पहाड़ियों को अपने दामन में समेटे हुए था। झाड़ियों में से कहीं कहीं किसी चींगर के बोलने की आवाज आ जाती। मैंने घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। 12 बजे तो मुझे एजेंट ने परिंदे की एक खास आवाज निकाल कर खबरदार किया। उसने भारतीयों को आते देख लिया था। मैं अपनी जगह पर चौकस हो गया और शॉटगन निकाल कर मजबूती से पकड़ ली। थोड़ी देर बाद अंधेरे में मुझे कुछ इंसानी साए झाड़ियों की ओट से निकलकर मैदान में दाखिल होते नजर आए। ये भारतीय फौजी ही थे जो बड़ी बेफिक्री से चले आ रहे थे। एक आदमी ने कांधे पर कुछ उठा रखा था। यकीनन ये वायरलेस सेट था जिससे उन्हें ऊपर जहाज के पायलट को सब ठीक है का सिग्नल देना था। हमें बताया गया था कि किस वक्त इन इंडियन कमांडोज पर अचानक फायर करना है। भारतीय फौजी अब खुली जगह पर आकर रुक गए। वो आपस में बेफिक्री से बातें कर रहे थे। ये उनका अपना इलाका था और उन्हें यहाँ ऑल क्लियर का इशारा मिल चुका था। ठीक उसी वक्त सामने वाले टीले की तरफ से एक परिंदे की आवाज आई।
ये एजेंट का इशारा था कि ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। आवाज सुनते ही मैंने खुफिया जगह की तरफ रेंगना शुरू कर दिया और खाली मैदान के किनारे पर पहुंचकर रुक गया, जहां से मुझे चारों फौजियों के सरों की टोपियां तक नजर आने लगी थी। मैंने शॉटगन सीधी करके एक भारतीय का निशाना ले लिया। अब मुझे दूसरे सिग्नल का इंतजार था। दूसरे टीले से परिंदे के बोलने की मखसूस आवाज दोबारा सुनाई दी। उसके साथ ही 3 शॉटगनों की आवाज एक साथ रात के अंधेरे में बुलंद हुई। तीनों फौजी अपनी अपनी जगह पर से उछले और नीचे गिर गए। चौथा फौजी एकदम नीचे हो गया। मुझे उसके भागते कदमों की आवाज सुनाई थी। दूसरी तरफ से एक और फायर हुआ, मगर फौजी के भागते कदमों की आवाज अब भी आ रही थी। ये आवाज मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं अपनी जगह पर लेटे लेटे 2-3 लुढ़कमियां खाता हुआ अपनी बाएं जानिब झाड़ियों में हो गया और दुश्मन का इंतजार करने लगा। फौजी तेज तेज कदमों से दौड़ता जब मेरे करीब से निकला तो मैंने उसकी पीठ पर यक के बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। वो मुंह के बल गिरा। एजेंट और अलिया भी दौड़कर मेरे पास आ गए। हमने चारों लाशों को घसीटकर एक करीबी गड्ढे में डालकर ऊपर पत्थर और सूखे पत्ते डाल दिए। इस काम से फारिग होकर हम खुली जगह पर आ गए। वहां इन इंडियन फौजियों ने एक ट्रांसमीटर सेट रखा हुआ था जिसका एंटीना बाहर निकला हुआ था। करीब ही एक थैला पड़ा था। उसको खोलकर देखा, उसमें 4 रिवॉल्वर, एक टॉर्च और गोलियां थी। एजेंट ने अलिया से कहा, ये रिवॉल्वरों का थैला भी वहीं गड्ढे में लाशों के पास जमीन में दबा दो और लाशों को एक बार फिर चेक कर लेना। अलिया थैला लेकर गड्ढे की तरफ चल दिया। एजेंट खामोश था, अलबत्ता उसकी उंगलियां बड़ी फुर्ती से वायरलेस सेट के मुख्तलिफ बटन दबा रही थी। सेट में से शां शां की आवाजें आने लगी। उसने सेट को एक खास फ्रीक्वेंसी पर लगाकर बंद कर दिया। अलिया वापस आ गया। वो झुककर हमारे पास अंधेरे में बैठ गया। बोला, इनमें कोई जिंदा नहीं था, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने चारों की गर्दनें खंजर से काट दी हैं। एजेंट ने टॉर्च को अंधेरे में घुमाते हुए आहिस्ता से कहा, इस टॉर्च से हवाई जहाज को स्पॉट दिखाना होगा। हमने वक्त देखा, 1 बजने में अभी 15 मिनट रहते थे। एजेंट कहने लगा, जहाज के आने का वक्त हो रहा है, तुम दोनों टीले वाले गार में जाकर छुप जाओ। मैं तकरीबकारों को साथ लेकर पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ जाऊंगा। मैंने उनको ठिकाने लगाने का सारा बंदोबस्त कर रखा है। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम गार में ही रहना। 5 मिनट बाद आसमान पर हवाई जहाज की धीमी सी आवाज गूंजी। अपने एजेंट ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जहाज आ गया है। उसके साथ ही उसने वायरलेस सेट ऑन कर दिया और तकरीबकार तंजीम के कोड में जहाज के पायलट को पुकारा। जवाब भी कोड में ही आया। दोनों तरफ से 10 सेकंड तक सिग्नल्स का तबादला हुआ। फिर एजेंट ने वायरलेस सेट बंद कर दिया। बोला, ये दुश्मन का ही जहाज है। 6 के 6 तकरीबकार थोड़ी देर में नीचे उतरने वाले हैं। तुम फौरन गार में चले जाओ और पोजीशन संभाले रखना। अगर ऐसी वैसी बात हो गई तो फायर खोल देना, लेकिन इसके लिए मेरी तरफ से परिंदे की मखसूस हंगामी आवाज का इंतजार करना। अब जाओ। हम दोनों वहां से हटकर गार की तरफ आए। एजेंट पीछे रह गया। अब आसमान पर जहाज एक खास दायरे में चक्कर काट रहा था। एजेंट ने नीचे से टॉर्च रोशन करके जहाज को सीक्रेट स्पॉट की निशानदही की। हम उड़ान के बाहर पत्थरों की ओट में शॉट गन्नों से पोजीशनें संभाले बैठे थे। फिर जहाज में से के बाद दीगरे 6 आदमी नीचे लुढ़क गए। कुछ दूर तक नीचे आने के बाद उनके पैराशूट खुल गए और वो अंधेरी फजा में इधर उधर तैरने लगे। वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की तरफ आ रहे थे जहां एजेंट उन्हें टॉर्च की रोशनी दिखा रहा था। देखते ही देखते 6 के 6 तकरीबकार खुली जगह पर उतर आए। तकरीबकार पैराशूटों के जरिए थोड़े थोड़े फासले पर उतरे। उन्होंने फौरन अपने पैराशूट लपेट कर वहीं घास में छुपाए और एजेंट की तरफ बढ़े, जो पाकिस्तान के हर सूबे की मकामी जबान बोलने में माहिर था। उनमें से एक पिस्तौल हाथ में लिए अपने एजेंट की तरफ बढ़ा और उसने ललकार कर कहा, हाथ ऊपर उठा लो नहीं तो गोली चला दूंगा। एजेंट जानता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें ऐसा ही करने की हिदायत की गई है। एजेंट ने दोनों हाथ खड़े कर दिए, साथ ही कोड लफ्ज बोल दिया। तकरीबकार ने जवाब में भी एक खास कोड लफ्ज पुकारा। दूसरी तरफ से अपने एजेंट ने कोड लफ्ज बोला तो तकरीबकार ने अपने साथियों को आवाज देकर बुला लिया। तकरीबकार टीम के चीफ ने कहा कि हमें बताया गया था कि नीचे 4 कमांडो हमें मिलेंगे, बाकी 3 कहाँ हैं। एजेंट इतना अनाड़ी नहीं था कि वो घबरा जाता। उसने अपनी शॉटगन को स्लिंग के साथ कांधे पर डालते हुए करख्त लहजे में कहा, वो लोग आगे इंतजाम करने गए हैं। तुम लोग यहाँ के हालात से वाकिफ नहीं हो। यहाँ हर 1 घंटे के बाद सूरत हाल तब्दील हो जाती है। मेरे पीछे आओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एजेंट ने वायरलेस सेट को वहीं झाड़ियों में छुपा दिया। तकरीबकारों के पास थैले थे जिनमें निहायत ताकतवर प्लास्टिक के छोटे बम और असलहा वगैरह था। थैले उन्होंने अपने पीछे लटका रखे थे। एजेंट उन्हें लेकर उन पहाड़ियों की तरफ रवाना हो गया जिनके पीछे पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती थी। ये टोली 2 घंटे तक चलने के बाद खुफिया पहाड़ी रास्तों में से गुजरती एक ऐसी जगह पर आन रुकी जहां आगे वीरान इलाका था। एजेंट ने उन्हें आगाह किया, यहाँ से पाकिस्तान की सरहद 1 फरलांग पर है। मैंने दूसरी तरफ के स्मगलरों को
को इत्तला कर रखी है, वो हमारे साथ मिले हुए हैं और मुझे सब ठीक है का सिग्नल देंगे। उनका सिग्नल आने पर ही हम आगे बढ़ेंगे। तहरीकारों के चीफ ने पूछा, तुम्हारे पास कोई वायरलेस नहीं है, फिर तुम उनके सिग्नल कैसे वसूल करोगे? एजेंट तंजिया अंदाज में कहने लगा, तुम बम रख कर पुल उड़ा सकते हो, मगर तुम सरहद पार करने के फन से नावाकिफ हो।